मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। तो कितने लोग हैं यहाँ पर, किस एज के लोग हैं? तो थोड़ा काम करता हूँ। आपकी क्या एज है? 19 साल है। सभी लोग मेरे को लग रहे हैं कि बिलो 25 है। तो अभी जो मनीष भाई ने जो सेशन दिया था वो कितने लोगों को अच्छा लगा, गजब लगा। मतलब पैसे के बारे में कुछ चीज़ें पता चली, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अभी कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो ऑलरेडी अर्निंग कर रहे हैं, कुछ भी पैसा कमा रहे हैं, चाहे 200 रुपया कमा रहे हो, 50 रुपया कमा रहे हो, पार्ट टाइम में कोई काम करके कमा रहे हो, जिसको पैसे की वैल्यू का पता है। कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जो ऑलरेडी कमा रहे हैं, आप कमा रहे हैं। कौन कितना कमा रहा है कितना नहीं कमा रहा है उसको चीज़ों को मैं आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो आपको ये समझना ज़रूरी है कि पैसा कमाना ज़्यादा ज़रूरी है या पैसे को कमाने को संभालना ज़्यादा ज़रूरी है। राइट, कमा तो हर कोई रहा है ना भाई, जो हर शनिवार को डोर लेके मार्केट में निकल रहा है, घर घर जा रहा है, कमा तो वो भी रहा है, लेकिन उसको कमाने के बाद तो संभाल कितना रहा है ये मैटर करता है ना। तो सर आपसे पूछता हूँ मैं, बढ़िया आप बताओ बेटा, आपको क्या लगता है आप क्या कर रहे हो अभी? अभी क्या कर रहे हो? स्टूडेंट हो क्या? किस चीज़ के स्टूडेंट हो? अभी 12th कर रहे हो। चलिए बहुत बढ़िया। आप बताओ आप क्या कर रहे हो? पढ़े हो? अच्छा, इससे अगर क्या 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन क्या कर रहे हो? 12th पास। और आप क्या कर रहे हैं? मैं भी कॉलेज, अभी स्कूल कंप्लीट हुआ है, कॉलेज में। अब मुझे एक बात बताओ, आपको क्या लगता है कि आपके माइंड से मंथली कैपेसिटी कितनी हो सकती है कि आप कितना कमा सकते हो महीने में? मैडम आप बताओ, आपको क्या लगता है कि मैं पढ़ाई लिखाई के बाद ग्रेजुएशन कर लूँगी, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लूँगी, तो मैं जो है महीने के 20-25 हज़ार 30,000 कमा लूँगी? क्या लगता है आपको? महीने 1 लाख पे काम कर सकते हो। कितने टाइम के बाद आप इससे कितने टाइम तक आप 1 लाख पे पहुँच जाएंगे? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये कन्विक्शन होना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, है ना, तो हम 6 से 7 महीने में 1 लाख पे पहुँच सकते हैं। आपको क्या लगता है कि आप कितना कमा सकते हैं? कुछ आइडिया नहीं। चलिए, तो अभी मैं एक एक्टिविटी आप लोगों के साथ कराऊंगा। आप सब लोग खड़े हो जाइए, इधर भी जो लोग बैठे हैं वो भी खड़े हो जाओ, सारे लोग सभी लोग खड़े हो जाओ। एक एक्टिविटी कराऊंगा मैं आप लोगों को। थोड़ा थोड़ा गैप बना लो बेटा, थोड़ा थोड़ा गैप बना लो। पीछे वाले लोग जो पीछे खड़े हैं वो समझ लेना कि करना क्या है, ठीक है। तो अभी आपके माइंड के चक्षु और जो आंखों के चक्षु में दिमाग है वो बोलते हैं कि कौन कितना कमा सकता है। बेटा तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है तुम कितने कमा सकते हो? हाँ, महीने का कितना कमा सकते हो? जब आप कैपेबिलिटी पे आ जाओगे तो आपको क्या लगता है? 50 to 60,000। ठीक है, आपको क्या लगता है तुम कितने कमा सकते हो? नहीं, आवाज़ नहीं है, जोर से बोलो। 50 से 60,000। इधर से कोई बोली लगाएगा 1 लाख तक जा सकता है। नहीं नहीं, अभी की कैपेसिटी के हिसाब से बोलिए मंथली। हाँ, अभी कितने पे जा सकते हो? 1 लाख पे जा सकते हो। चलिए, तो अभी मैं आपको एक एक्टिविटी बता रहा हूँ। टाइमर रखना अपने पास, 1 मिनट का टाइमर रखना गुंजन अपने पास, ठीक है। आपको क्या करना है, 1 मिनट में मैं भी आपको कुछ बोल रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, 1 मिनट का टाइम होगा सभी लोगों के पास, और बस आपको अपनी ही जगह पे खड़े होकर ऐसे 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 करना है, ठीक है। केवल एक रुकिए, जब मैं रेडी बोलूँ तब। अब आप मुझे बताइए, स्पेस कर लीजिए सभी लोग। अब आप मुझे बताइए सभी लोग, आप 1 मिनट में कितने कर सकते हो? आपको ऐसे ऐसे भी करना है। 1 मिनट में कितने कर सकते हो? कितने कर सकते हो? 40 कर सकते हो, 50 कर सकते हो, 60 कर सकते हो, कोई भी एक नंबर बताओ। 100 कर सकते हो। बुढ़े तुम कितने कर सकते हो 1 मिनट में? 80 कर सकते हो। आप कितने कर सकते हो? हाँ, 1 मिनट में नहीं, काउंटिंग तो करनी पड़ेगी ना। नंबर बताओ कितने कर रहे हो 1 मिनट में? कितने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बताओ ना। नहीं, नंबर बताओ। एक नंबर, 100 से ऊपर तो 1 करोड़ भी होता है। एक नंबर बताओ। 100 कर। बुढ़े तुम बताओ कितने कर सकते हो? जिसने जो जो नंबर बोला है वो आपको माइंड में ध्यान है ना कि आपने कितना नंबर बोला है। आप कितने कर सकते हो 1 मिनट में? 1 मिनट में 20 कर सकते हो, ठीक है। आप कितने कर सकते हो? 50। चलिए, रेडी है? आपने क्या करना है, बस 1 मिनट तक अपने खुद के नंबर ऐसे 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 जितने भी हो जाए माइंड में काउंट करने, फिर मेरे को बताना है। रेडी, स्टार्ट। सभी को 1 मिनट अपने अपने करने का।
केवल 1 मिनट का टाइम है, भी होने वाला है टाइम पूरा। अगर किसी को ऐसा लगे कि वो थक गया तो वो रुक भी सकता है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। Only 5 seconds left. Stop. अब मुझे बताओ, जिसने जो पॉइंट बोले थे उससे ज़्यादा निकले कि उतने ही हैं? उससे कितने ज़्यादा हैं? कितने ज़्यादा हैं? कितने 50 बोले थे, आपके कितने ज़्यादा हैं? हैं कितने? कैसे हुआ इतना? केवल 1 मिनट में कितने से इतना चला गया? चैलेंज आ गया सामने। आपके 20 बोले थे तुमने, कितने हुए? कितने हुए? 60 प्लस कितने? काउंट तो करेंगे ना। आपने पीछे 50 बोले थे, कितने हुए? 150 हुए। पीछे किसी ने बोला था इन्फिनिटी, आपके कितने हुए? आप बैठ जाओ सब। अब आप मुझे बताओ, इस सिचुएशन से किसी को कुछ समझ में आया? अब मुझे बताइए कि इन सब बातों से किसी को गाइस कुछ समझ में आया कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे माइंड की जितनी हम कैपेसिटी सोचते हैं, हमारे अंदर उससे ज़्यादा कहीं गुना पोटेंशियल है। बस शर्ते कि क्या हमने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया या नहीं किया, क्या हम उतना सोच पा रहे हैं या नहीं सोच पा रहे हैं, ये मैटर करता है सबसे ज़्यादा। आपने कहा कि मैं 50,000 कमा सकता हूँ, 1 लाख कमा, हो सकता है आपके अंदर कैपेबिलिटी महीने के 5 लाख कमाने की, 4 लाख कमाने की या 3 लाख कमाने की हो, लेकिन हमारा माइंडसेट जो है 40,000 के, 50,000 के या 1 करोड़ के, 1 लाख के रुक गया, लेकिन हम उससे कई गुना ज़्यादा कमा सकते हैं। तो हमेशा आप अपने माइंड को जितना ज़्यादा दौड़ाएंगे, आपका माइंड उतना चलेगा। बहुत लोग क्या सोचते हैं, अरे ठीक है इतना मिल गया बहुत है, इतना मिल गया बहुत है, वो ज़्यादा नहीं जाएगा, तब 2 टाइम की रोटी मिल जाए उतना बहुत है, जबकि ऐसा नहीं है ना। तो तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनेंशियल पर्सनल फाइनेंस अवेयरनेस है। तो पर्सनल फाइनेंस क्या है? पहले मैं उससे आगे बढ़ने से पहले अपना छोटा सा एक प्रोफाइल है मेरे को 10 साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, राइट। और लगभग 500 से ज़्यादा मैंने अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग कंपनी में लोगों को प्लेस कराया है। अलग अलग कंपनी में बड़ी बड़ी CXL है, राइट, EXL है, विप्रो है, HCL है, जेनपेल है, गुड मॉर्निंग है, मॉर्निंग स्टार है, बहुत सारी कंपनी है जिसमें हमने कैंडिडेट को अलग अलग प्लेस कराया है। ये मेरा छोटा सा प्रोफाइल है। बहुत सारी बड़ी बड़ी बॉलीवुड की सेलिब्रिटी में आप कहीं भी हो, उनसे हम काफ़ी जगह पे इवेंट में अलग अलग जगह पे मिल चुके हैं, ठीक है। ये मेरे पुरानी इवेंट के फ़ोटोज़ हैं जो हमने कोविड के टाइम पे भी बहुत सारे लोगों को अवेयर करा था। अब तक मैं 10,000 से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर चुका हूँ इस तरह के फिजिकल सेशंस में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में मिला। ये पीछे आपने देखा ये टेक महिंद्रा का था। टेक महिंद्रा फाउंडेशन में हमने कोविड के टाइम पे सेशन लिया था। ये देखा टेक महिंद्रा फाउंडेशन इसमें, ये कोविड के फोटो के साथ। अब क्वेश्चन मेरा आपसे एक है, एक सवाल मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूँ। अगर आपको 1,000 रुपया मिले पॉकेट मनी का, तो आप उस 1,000 रुपये का क्या करेंगे? आप क्या करेंगे बोलिए? अगर आपको 1,000 रुपये मिले, आपको पॉकेट मनी मिलती है, अभी सभी लोग स्टूडेंट हैं, किसी को कुछ ना कुछ पॉकेट मनी मिलती होगी, 200, 500, 700, कुछ ना कुछ नहीं मिलती, चलो किसी को मिलती है। अगर आपको 1,000 रुपया महीना पॉकेट मनी मिले, तो आप उसका क्या करेंगे? तो ये आप आज का जो सेशन तुमने मनीष भाई का अटेंड करा, उसके बाद से बता रहे हैं, पहले से ऐसा था? पहले से ऐसा था, चलिए फिर तो अच्छी बात है। आप बताओ, अगर तुम्हें आज अगर 1,000 का पॉकेट मनी मिलने लगे आज से मंथली आपके पेरेंट्स के माध्यम से, तो आप उस 1,000 रुपये का क्या करेंगे? आपसे सर मेरे को ज़्यादा फाइनेंस के बारे में नॉलेज तो नहीं है। वो छोड़ दो, फाइनेंस में पूछ ही नहीं रहा, ये टॉपिक भूल जाओ। मेरे को यहाँ सवाल लिखा हुआ है, अगर आपको अगले महीने से अगस्त से आपके पेरेंट्स के माध्यम से 1,000 रुपये महीना मिले पॉकेट मनी का, तो जा बेटा उड़ा ले, तो अब उस 1,000 रुपये का आप क्या करेंगे? फाइनेंस छोड़ दो, मैं सेव करूँगा। कहाँ सेव करेंगे? अपने पास ही रखूँगा। अपने पास रखोगे, तो क्या अपने पास रखने से वो 1,000 रुपये अगले महीने 1,100 हो जाएंगे? तो फिर सेव क्या हुआ?
होता है, जैसे पापा के पास रखे हैं तो तुम्हारे पास रखे हैं। सर अपने ऊपर खर्च करेंगे कहाँ करोगे? वही मैं जानना चाह रहा हूँ, 1000 रुपये का क्या करोगे आप बताओ। सर। वही मैं आपके मुझे सुनना चाह रहा हूँ, 1000 रुपये का क्या करोगे सर अपनी विशेष पूरी करेंगे, बताओ। वो क्या बेचता है? जैसे कपड़े लेंगे। आप बताओ 1000 रुपये में क्या क्या आएगा? आज के टाइम में 700 रुपये के लेडीज़ के टॉप वगैरह जीन्स वगैरह आती है, एक टॉप जीन्स में 1000 रुपये का है ना। चलो आप बताओ तुम क्या करोगे 1000 रुपये का? हाँ सर खर्ची का क्या करोगे? खर्ची का क्या करोगे खर्च में, क्या करोगे? सूट ले ठीक है। आप क्या करेंगे अगर आपको 1000 रुपये महीना हर महीने मिले तो साल के 12,000 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो 1000 रुपये मंथली मिलेंगे तो क्या करेंगे उस 1000 रुपये का? नहीं तो सेव कहाँ करेंगे? वही अभी जो मैंने पूछा वही क्वेश्चन है आपसे, सेव कहाँ करेंगे? देखिए मेरा क्वेश्चन जो है मेरा आपको बहुत डीप में समझना है, क्योंकि मेरा जो सेशंस रहता है ना वो अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा रहेगा, आपके डेप्थ में जाएगा। और जब तक आपको पॉइंट समझ में नहीं आएंगे ना, आप जहाँ हैं वहीं के वहीं रहेंगे। क्या आपको लग रहा है कि हम 1000 रुपये से क्या क्या कर सकते हैं? तो आप मुझे इधर से कोई बताओ, अगर आपको 1000 का महीना मिले तो आप क्या करेंगे उस 1000 रुपये का? पॉकेट मनी है सबको, कुछ जो हमारे खर्चों में जैसे हमारा रिचार्ज, हमारी बुक्स, ये सब हम कर लेंगे, जो बचेगा वो सेविंग करके रख लेंगे, अगर लगता है तो बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, इतना ही कर सकती हूँ मैं तो। मतलब आपके इधर से 3 पॉइंट निकल कर आए। अपने रिचार्ज कर सकते हैं, रिचार्ज मतलब यूटिलिटी खर्चे हो गए, ठीक है। सेविंग कर सकते हैं थोड़ा सा, और फालतू का बच गया तो बैंक में डाल सकते हैं। 3 पॉइंट निकल कर आए। अब आप बताओ इधर से, मैडम आप बताओ इंडियन में अगर आपको 1000 रुपये मिले तो महीने का आप क्या करेंगे 1000 का? हाँ हाँ आपसे बोलिए। बचा लोगे? क्या करोगे बचा के? कहाँ सेविंग करोगे? वही मैं जानना चाह रहा हूँ। गुल्लक तो वही मैंने अभी जो इन्होंने बताया कि अगर आप गुल्लक में 500 रुपये मंथली जोड़ रहे हैं तो वो क्या 2 महीने बाद 700 या 800 हो जाएंगे गुल्लक में? गुल्लक के अंदर 500 रखेगा 700 हो जाएंगे? यार मेरे रख लो फिर हर महीने 500 में बार बार डालूंगी तो हो जाएंगे। कहाँ डालेंगे? मैं वही कह रहा हूँ, इस महीने आपने 500 डाले गुल्लक में, अगले महीने फिर 500 डाले 1000 हो गए, फिर अगले महीने 500 डाले 1500, तो 3 महीने बाद क्या वो 1500 के 1600 हो जाएंगे? नहीं होगा तो फिर क्या फ़ायदा डालने का? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपको। पैसा तो उतना ही है ना, समझ रहे हैं? अब देखिए सवाल मेरा आपसे एक क्यों था, अगर आपको 1000 रुपये मनी मिले तो आप उसका क्या करेंगे? यही क्वेश्चन था ना मेरा आपसे। जी सर। अब बात करते हैं कि उस 1000 रुपये का सही तरीका क्या है, और जो मैंने टॉपिक बताया पर्सनल फाइनेंस। 1000 रुपये को कैसे खर्च करना है, कितना बचाना है, कितना भविष्य के लिए रखना है, यही आपका पर्सनल फाइनेंस है। 1000 रुपये आपने रखा, आपको मिले, 1000 रुपये में से आपने कितना खर्चा किया, कितना बचाया और कितना फ्यूचर के लिए सेव किया, वही आपका पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस का मतलब होता है आपका अपना वित्तीय खर्चा। अगर मैं हिंदी में बात करूं कि आपका अपना वित्तीय खर्चा, बेटा समझ में आ रहा है आपको? क्या समझ में आ रहा है? वित्तीय खर्चा कैसे कहते हैं? पर्सनल फाइनेंस, ठीक है ना। आपको अभी आपकी एज कितनी है? 7 ईयर्स, 13, हमारी 11, कोई बात। तो 1000 रुपये को आपको कैसे खर्च करना? आप जैसे मान के चलते हैं 3 महीने बाद 6 महीने बाद आपकी कैपेबिलिटी हो जाएगी 15, 20, 25 हज़ार कमाने की, जो आपका अर्निंग सोर्स स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप अब से 6 महीने बाद कोई भी जॉब चालू करते हैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ, और आपको सपोज है 20,000 का मंथली मिल रहा है, स्टार्टिंग तो ऐसी होगी 15,000 से 20,000 से 25,000, धीरे धीरे जाके फिर 1 लाख तक पहुँचोगे, है ना। तो अगर आपसे 6 महीने बाद आपको 20,000 का मिल जाए तो उस 20,000 रुपये को आप कहाँ खर्च करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, कितना आप घर के रेंट के लिए रखेंगे, कितना आप एक्स्ट्रा खाने पीने के खर्चों के लिए रखेंगे, कितना आप जो है अपने पर्सनल खर्चे, जैसे मैंने कहा कि अपने ऊपर खर्चा करेंगे। हो सकता है कुछ कपड़े वगैरह खरीद लिए, शूज़ वगैरह खरीद लिए, सैंडल्स वगैरह खरीद ली, और बचा हुआ पैसा आपने सेविंग के लिए करते हैं, ठीक है। तो अपने पैसे को कैसे मैनेज करना है उसको पर्सनल फाइनेंस बोलते हैं। अब ऐसे में एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपका क्या नाम है? फैजान। फैजान। आपका क्या नाम है? तुम्हारा क्या नाम है? नरेश। तानिश? नरेश। नरेश।
इनका नाम फैजान है और इनका नाम नरेश है। ये दोनों 20-20 हज़ार का मंथली अर्न कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक स्टोरी से आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये नरेश और ये फैजान है, दोनों 20-20 हज़ार रुपये मंथली अर्न कर रहे हैं। ठीक है, और नरेश क्या बोलते हैं, नरेश बोलते हैं कि यार 20 हज़ार रुपये ठीक है, अभी बैचलर हूँ, कमा रहा हूँ, मैं हर महीने 2-2 हज़ार रुपये सेव करके चलूँगा। 18,000, ये अपनी तनख्वाह 18,000 ही मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो हर महीने 2-2 हज़ार रुपये ही सेव कर रहे हैं। कहाँ सेव कर रहे हैं डजेंट मैटर, अभी डजेंट मैटर है कि 2 हज़ार कहाँ सेव कर रहे हैं, बट ये सेव करके चल रहे हैं। और फैजान भाई क्या कह रहे हैं, यार अभी तो जवानी है, अभी तो यंग एज है, अभी तो कमाना चालू करते हैं, हर संडे दोस्तों के साथ वीकेंड पे पार्टी करने चले जाते हैं। और 20 हज़ार जो इनके अपने खर्चे थे वहाँ होकर इन्होंने बचाने पे, सेव करने पे ध्यान नहीं दिया। अचानक से इनके दोनों के परिवार में एक इमरजेंसी आई, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आई 6 महीने बाद, जहाँ पे 10-15 हज़ार रुपये का खर्चा आ गया। अब मुझे बताओ, दोनों के परिवार में अचानक से कोई इमरजेंसी आ गई तो पैसा कहाँ से आएगा? लेकिन फैजान के पास तो कुछ सेविंग ही नहीं थी। ठीक है, सेविंग 20 हज़ार में से 1,000 रुपये भी नहीं बचा पाए, 2 हज़ार तो बहुत दूर की बात। तो फैजान कहाँ से लेंगे? किसी से लेकर, उधार लेकर। जो अभी मनीष भाई ने समझाया, उधार लेकर, कोरो लेकर, भाई कुछ 2 महीने के लिए अरेंज करा दो, 4 महीने के लिए अरेंज करा दो। क्या तुम्हें लगता है कि कोई आज के टाइम में किसी के लिए पैसों के लिए मदद करेगा? केवल और केवल बैंक वाले बैठे हैं आपको कर्जा देने के लिए, मानते हैं। अब अगर इनके घर में इमरजेंसी आई और इन्होंने 2-2 हज़ार रुपये मंथली अगले 6 महीने तक बचाया, चाहे थोड़ा ही बचाया, तो इनके पास 12 हज़ार रुपये 6 महीने बाद। तो इन दोनों में से किसने स्मार्ट वर्क किया? नरेश ने किया ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, आप नरेश बनना चाहते हो या फैजान बनना चाहते हो? क्यों? क्वेश्चन आता है, क्योंकि उसने सेव करा, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर हम यूज़ कर सके वो पैसे। एग्जैक्टली, यही मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। आप थैंक यू, ताली बजनी चाहिए इन दोनों के लिए। देखो, आपको क्वेश्चन ये समझना है कि लाइफ में पैसा तो कमाना बड़ी बात नहीं है। आज कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से कमा ही रहा है ना। एक ऐसा भी व्यक्ति है जो हट्टा खट्टा है, ठीक ठाक है, लेकिन रेड लाइट पे हर गाड़ी को खटखटा रहा है। और आज के टाइम में कोई ना कोई व्यक्ति मिनिमम 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये दे रहा है, देता कि नहीं देता? लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो जो कमा रहा है वो पैसा बचा रहा है कि नहीं बचा रहा है। अब से 7 साल पहले, लगभग 7-8 साल हो गए, मैं एक स्टोरी आपको बताता हूँ। बिहार के छोटे से गांव से मिस्टर सुनील कुमार करोड़पति बने थे केबीसी में। कितने लोगों को ये स्टोरी पता है किसी को? आप में से? आपको पता है? आप में से किसी को पता है? भाई बात मत करो किसी, बेटा समझ में आ रहा है आपको? बिहार के एक छोटे से गांव से एक सुनील कुमार व्यक्ति, जो उस टाइम पे 5500 रुपया, लगभग 6,000 रुपये की नौकरी करता था टीचिंग की, और वो इत्तेफाक से या अपने लक से कह दो या अपनी मेहनत से कह दो, कुछ भी पॉइंट कह सकते हो, और वो करोड़पति बना केबीसी में 1 करोड़। और वो व्यक्ति आज कहाँ है? आज वो व्यक्ति वहीं है जहाँ 10 साल पहले था। आप समझ रहे हैं? यानी कि बताना मैं क्या चाहता हूँ कि उसके पास अचानक से 1 करोड़ आया, वो 1 करोड़ उसने कहाँ गायब कर दिया, कहाँ चला गया, उसको खुद को नहीं पता। लेकिन अगर उसको पर्सनल फाइनेंस के बारे में पता होता तो आने वाली उसकी कम से कम 3 जनरेशन उस 1 करोड़ रुपये से बैठ के खा सकते। 1 करोड़ रुपया वो अगर म्यूचुअल फंड में डाल देता ना, और उसकी पेंशन भी बांध देता, तो जो 5500 था वो 7 साल पहले नौकरी कर रहा था, आज कुछ भी नहीं, तो कम से कम आज के रेट के हिसाब से 12,000-13,000 का मंथली था। उस टाइम पे तो 5500 की नौकरी करता, आज के टाइम के हिसाब से लगभग 13-14,000, 15,000 रुपये अप्रोक्स मंथली आता। अच्छी आ रहा था जी, अभी एक न्यूज़ आई है कि जो जेवर एयरपोर्ट है ना, हाँ हाँ, वहाँ पर योगी जी ने वहाँ के किसानों को जिन्होंने ज़मीन दी 2-2, 3-3, 4-4, 10-10 करोड़ रुपए दिए। हाँ, मुआवजा दिया, हमको हाँ। मुआवजा मिला है। और अभी 3-4 दिन पहले का इंटरव्यू में सामने बताया कि सारे पैसे गायब हो, खत्म हो गए। अब कह रहे हैं हम वैसे ही हैं। हाँ, होता ही है। तो देखो, इसका बिल्कुल सही कह रहे हैं सर्वे सर। और ऐसी कई 1-2 स्टोरीज नहीं है, कई स्टोरीज हैं। आपने बहुत सारे लोगों को रातों रात करोड़पति बनते हुए देखा होगा या सुना होगा, और बहुत सारे लोगों को रातों रात करोड़पति बनते हुए भी देखा होगा। तो वो एग्जैक्टली हुआ क्या उनके साथ, है ना? तो उसी चीज़ को पर्सनल फाइनेंस बोलते हैं। लेकिन पर्सनल फाइनेंस के कुछ तरीके हैं
जैसा मैंने इसको दूसरी लैंग्वेज में लिखा है, अपने पैसों को समझदारी से कमाना, उसको खर्च करना, बचाना और भविष्य के लिए तैयार करने को पर्सनल फाइनेंस। यानी कि आप अपने पैसों को कैसे मैनेज करोगे। अब मैं, आप सभी लोग यहाँ जहांगीरपुरी के आसपास ही रहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी आगे भी कुछ फोटोज़ दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं आपको पहले बताता हूँ। लगभग अब से 8-9 साल पुरानी बात है, मैं घर घर जाके पर्चे बांटा करता हूँ इस चीज़ के, अपने इंश्योरेंस के। अभी आगे फोटोज आएंगे, दिखेगा आपको, चाहे घर घर हो, चाहे दुकान हो, गली गली हो, हमने खूब पर्चे बांटे हैं 8-9-10 साल पहले की मैं बात बता। जब मैंने अपना इंश्योरेंस में म्यूचुअल फंड वगैरह में अपने 10 साल पहले करियर स्टार्ट करा, तो जब हम लोगों से मिलते थे, आज आप मेरी बात को रियलाइज़ करना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ, ठीक है। कि अगर कोई व्यक्ति, ठेला लगाने वाला व्यक्ति 12,000 का मंथली कमा रहा है, 15,000 का मंथली कमा रहा है, या रोज़ के 500 रुपये कमा रहा है, तो रोज़ के जो 500 कमा रहा है वो महीने के 15,000 फिर भी कमा रहा है ना। तो उस व्यक्ति का खर्चा कैसे होता था वो लिखता था, ठीक है। 100 रुपये रोज़ के 3,000 रुपये सब्जी वाले के, 1,500 रुपये दूध वाले के, है ना, और इतने खर्चे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के, इतने खर्चे इसके, इतने खर्चे इसके, और महीने के लास्ट में उसके पास कुछ नहीं बचता। ऐसा होता है कि नहीं होता है। वो अपने एक्सपेंस पहले लिखता है और सेविंग बाद में लिखता है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा पहले ये सोच लो कि मैं भले ही महीने के 15,000 कमा रहा हूँ, 500 रुपये मेरे को सेव करने, अब मैं अपना घर जो है ना 14,500 में एडजस्ट करूँ। अगर मैं 20,000 कमा रहा हूँ, 20,000 में मैंने 1,000 रुपये सेव कर दिया, अब मेरे को अपना परिवार 19,000 में चलाना, तो आप देखेंगे कि आपका एक्सपेंस 19,000 में एडजस्ट होने लगेगा, 19,000 में एडजस्ट होने लगेगा, है ना। इसी के ऊपर दूसरी सबसे बड़ी बात, जो जॉब क्लास लोग हैं, वो अगर कोई लड़का 1 साल तक नौकरी करके 20,000 रुपये की तनख्वाह कमा रहा है, उसका 20,000, उसको संतुष्ट है, 20,000 में उसका परिवार अच्छा चल रहा है, कोई सेविंग नहीं है। 1 साल के बाद उसकी जॉब में इंक्रीमेंट हो जाता है और उसकी सैलरी बढ़ के 20,000 से 22,000 हो जाती है। खर्चे तो उतने ही है ना, लेकिन अभी भी वो 22,000 रुपये में कायदे में उसको 2,000 रुपये सेव करने चाहिए, जब 2,000 रुपये इंक्रीमेंट, लेकिन अब उसके खर्चे 2,000 में और बढ़ गए। उसने फिर से वही करना चालू करा, जो कर रहा था वही करना, लेकिन सेव नहीं करा। अगर वो 2,000 रुपये पहले से ही सेव कर देते कि भाई हमने 2,000 रुपये सेव करने हैं, तो आज उनके पास शायद ज़्यादा पैसा हो, लेकिन सेविंग पे ध्यान नहीं दिया। तो उसके लिए यहाँ पर पर्सनल फाइनेंस के 4 पिलर आते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन 4 पिलर्स पर आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला पिलर है अर्न, आप कमा कितना रहे हो, ठीक है, कितना कमा रहे हैं। उसके बाद उस पर खर्च कितना करना है, ठीक है, फिर उस पर सेव कितना करना है और ग्रो कितना करना है। यानी कि आप अपने पैसे को 4 पार्ट में डिवाइड करें। जैसे अभी उन्होंने बताया कि हम गुल्लक में रख देंगे, तो गुल्लक में रख देंगे, इट इज़ द राइट वेस। आप बचपन में बच्चों को सिखाया गया है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आप गुल्लक में 2-2, 4-4 रुपये डालते रहो, लेकिन वो पैसा रहेगा तो उतना ही ना, पैसा रहेगा तो उतना ही। आप 500 रुपये महीना गुल्लक में डालो तो 1 साल के बाद वो 6,000 ही मिलेंगे, वो 6,050 रुपये भी नहीं होने वाले। वो तरीका सही है कि आपने जो उसमें पैसा जोड़ दिया इमरजेंसी के लिए, लेकिन वो ग्रो कितना हुआ। तो अगर हमारी नॉर्मल लाइफ में देखें तो इन 4 पिलर में से कोई ना कोई एक पिलर हमेशा मिस रहता है, और वो कौन सा पिलर है? एग्जैक्ट, वो लास्ट वाला पिलर है। हम कमा भी रहे हैं, कमा के खर्च भी कर रहे हैं और थोड़ा बहुत बचा भी रहे हैं, लेकिन ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो जब तक आप पैसे को काम पे नहीं लगाओगे या पैसे से पैसा नहीं बनाओगे या कुछ ऐसा तरीका नहीं ढूंढोगे कि पैसे से पैसा कैसे बनाएं, चाहे वो कैसा भी हो, पार्ट टाइम में कमा के कर रहे हो, ठीक है, जो अर्निंग कर रही हो उसको कहीं इन्वेस्ट करके कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो, ठीक है, शेयर मार्केट में कहीं लगा रहे हो, तो ये सब स्किल्स पे डिपेंड करता है। तो इसलिए आपको मैं बताऊँ, पैसा कमाना टैलेंट है कि आप अपने टैलेंट के हिसाब से कमा सकते हो, लेकिन पैसे को संभाल के रखना आपकी एक स्किल है। हर कोई व्यक्ति पैसों को संभाल के नहीं रख सकता, है ना। आज अगर मैं आपसे बोलूँ कि अचानक से सर्विस सर अभी आप तो अर्निंग कर रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम से कमा रहे हैं, देखो मैं अभी सर्विस सर का एक एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि सर्विस सर ही अर्निंग मेंबर है, हो सकता है इधर भी कोई अर्निंग मेंबर हो, आई डोंट नो कि कोई अर्निंग मेंबर है कि नहीं है। लेकिन अगर मैं सर्विस सर से पूछूँ, अगर आज आपको 1 लाख रुपया महीना मिल जाए और मिलते है कि आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपया होगी, तो अब आप उस 1 लाख रुपये को कैसे मैनेज करें? 1 लाख मिल रहे हैं, अभी मुझे नहीं पता कितनी है, मैं पूछूंगा नहीं, अभी जितनी भी है, अगर इस महीने से अगस्त से आपको 1 लाख रुपया महीना मिल जाए तो सबसे ज़्यादा चेहरे पे स्माइल आएगी,
योर अकाउंट अभी आ गया। योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिट टू 1 लाख रुपीज एंड सो एंड सो अवेलेबल बैलेंस, आएगा नहीं आएगा? तो उस 1 लाख रुपए का क्या करेंगे? सर वैसे तो ये क्लासें ले रखी इसलिए मुझे पता है पहले से। आप ये मत कहना कि नहीं सर की क्लास लेके नहीं कुछ भी बताओ। तो 1 लाख उसमें रुपए से क्या करेंगे? खर्च तो मेरा वही है ठीक है। जो अभी 20 में निपट जा रहा है, तो 80 बच रहे हैं, तो उन 80 को मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा या तो म्यूचुअल फंड वगैरह, ज़्यादातर मैं SIP वगैरह डाल देता हूँ और ऐसे ही इन्वेस्ट करें। अब मैं आपको बताता हूँ, सर्विस सर ने बहुत सही जवाब दिया, क्योंकि इनकी लर्निंग भी पीछे की काम आती है कहीं ना कहीं। और सर्विस सर का म्यूचुअल फंड भी चल रहा है हमारे पास, ठीक है, ऐसी बात नहीं। बहुत सारे लोगों का, तुम्हारा नाम गुंजन है ना? क्या नाम है? ज्योति। गुंजन भी है ना कोई लड़की यहाँ पे? हाँ, गुंजन का भी म्यूचुअल फंड हमारे पास चल रहा है, ज्योति का भी म्यूचुअल फंड हमारे पास चल रहा है, पैसा ग्रो हो रहा है, ठीक है। मेरा बताने का पर्पज़ क्या है, जब व्यक्ति 20,000 कमाता है तब वो अपने कपड़े सोमवार बाजार से, मंगल बाजार से, बुध बाजार से खरीदता है। जिस दिन उसकी इनकम 1 लाख हो जाती है, क्योंकि उसका स्टेटस भी बढ़ गया है भाई, 1 लाख उसकी स्किल्स के बेस पे तो हुआ है, उसके टैलेंट के बेस पे तो हुआ है। तो जिस दिन उसकी इनकम 1 लाख हो जाती है, उस दिन वो पेंटालून और कैंटाबिली के कपड़े पहनता है। अगर उसकी वाइफ को स्लीपर चाहिए, शूज़ चाहिए, उनको खुद को शूज़ चाहिए, तो सोमवार बाजार से, मंगल बाजार से भी खरीदे जा सकते हैं। लेकिन बाद में जैसे इनकम इंक्रीज होती है, फिर वो रिलैक्सो और बाटा के शूज़ पर आ जाते हैं, मॉल में आ जाते हैं। तो क्योंकि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप अपने पैसे को अपने स्टेटस के साथ साथ खर्च कर रहे हैं, लेकिन ग्रो उस लेवल पे नहीं कर रहे हैं। भाई कायदा अगर आप 20,000 अगर कोई अर्न कर रहा है तो आज 500 रुपये बचा रहा है, तो जब 1 लाख हो जाएगी तो तब कम से कम 50,000 5,000 बचना चाहिए। 10x तो होना चाहिए ना। 20,000 में से 500 बचा रहे हो तो 1 लाख में कम से कम 5,000 सेव करो। लेकिन आदमी हमेशा पहले खर्चे में ध्यान देता है, इसलिए मैंने लिखा है पैसा संभालना स्किल है, पैसा कमाना टैलेंट है। और तो नहीं हो रहा, कोई व्यक्ति समझ में आ रहा है? अगर किसी के दिमाग में कोई भी क्वेश्चन पहले से आए तो मेरे से साथ साथ पूछते रहना, ठीक है। और मेरे को इशारा करते हैं कि मेरे पास कितना टाइम है। देखो, अब जनरली होता है क्या है कि पैसा कमाने का या बचाने का जो तरीका है, जो लोग करते हैं जनरली ट्रेडिशनल वे और स्मार्ट वे, क्या करते हैं? पहले इनकम करते हैं, कमा रहे हैं, फिर उसमें से एक्सपेंसेस कर देते हैं, बचे कुछ को सेविंग करते हैं। जबकि ऐसा नहीं करना है। इसलिए मैंने क्रॉस लगाया, पहले इनकम कमा रहे हैं जो, उसमें से कुछ भी अमाउंट आप सेविंग रख दो, जो भी आपका बजट हो, 500 रुपये मंथली, 200 रुपये मंथली, 700 रुपये मंथली, एज पर योर इनकम। उसमें से जो बचा हुआ है उसको अपने को एक्सपेंस करना है। आप तभी पैसा बना पाएंगे, तभी पैसा बचा पाएंगे। अदरवाइज आप कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, नहीं कर पाएंगे। आज इवन अगर हम खुद की बात करें तो आज हमारा टोटल बिजनेस का जितना भी प्रॉफिट है कुछ तो हमारी चलो ऑटो पे में EMI लगी हुई है, राइट। या सबसे पहला मेरा खुद का पर्सनल म्यूचुअल फंड जाता है, मेरा हेल्थ इंश्योरेंस जाता है, मेरा पर्सनल एक्सीडेंटल जाता है, मेरा टर्म इंश्योरेंस जाता है। उसके बाद जो बचा कुछ रह जाता है फिर वो मेरे खर्चों में जाता है, क्योंकि मैंने जो ऑटो पे की कनेक्टिविटी कर रखी है वो पहले सेविंग्स की कर रखी है, उसके बाद एक्सपेंसेस की कर रखी है। और मैं एक्सपेंसेस जितने करता हूँ 90% एक्सपेंसेस मेरे कैश में होते हैं और सेविंग्स मेरी सारी अकाउंट में होती है, क्योंकि टैक्स बेनिफिट भी लेना होता है। तो एक्सपेंसेस मैं जनरली कैश में करता हूँ अपने, और सेविंग्स मेरी सारी अकाउंट्स के थ्रू होती है। क्योंकि अगर मैंने यहाँ से निकाल के यहाँ सेव किया, मेरे अकाउंट में आया 1 लाख रुपया, अब मैंने वो 1 लाख में से निकाल के 5,000 म्यूचुअल फंड में डाल दिए, तो वो अकाउंट के थ्रू ट्रांजेक्शन होगी, तो मेरे को टैक्स बेनिफिट मिलता है। और जो एक्सपेंसेस होते हैं वो मैं जनरली कैश में करता हूँ। तो आप कैसे करोगे वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि एकदम तो आप टैक्स स्लैब में आओगे नहीं। जब तक आप आज के ITR के स्लैब के हिसाब से जब तक आप मिनिमम 7 लाख रुपीज़ पर एनम नहीं कमाते तब तक आप टैक्स स्लैब में नहीं। 7 लाख से ऊपर अगर आप पहुँचेंगे तो ही आप ITR के स्लैब में आएंगे, मतलब इनकम टैक्स के स्लैब में आएंगे। ITR तो आप अगर 1 लाख भी साल का कमा रहे हैं, ITR आप तब भी बना सकते हैं, ठीक है। बल्कि हर किसी को ITR बनानी चाहिए। 1 लाख से ऊपर आप साल का कितना भी कमा रहे हो आप अपनी ITR बनवा दो। आप कितनी भी कमा रहे हो, भले उसमें गवर्नमेंट को टैक्स नहीं जा रहा, गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा जब आप साल का 7 लाख से ऊपर कमाएंगे। साल का 7 लाख से ऊपर कमाएंगे तब गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा, ठीक है। तो आज से आपको क्या फॉलो करना है, नीचे वाला इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंसेस। अब आप पैसा कहाँ बचा सकते हो, कहाँ सेव कर सकते हो। एक तो तरीका है FD, बैंकों में FD कर सकते हो, लेकिन FD को आपको ध्यान रखना है FD टैक्सेबल होती है, ठीक है, और इंटरेस्ट बहुत कम है। जैसे ही RBI कोई नई गाइडलाइंस लाता है, आज के टाइम में RBI गाइडलाइंस लाते ही FD के रेट बहुत कम हो जाता है।
और टैक्सेबल होती है। टैक्सेबल का मतलब है कि अगर आपने 1 लाख रुपए की बैंक में एफडी करी अगले 555 दिन के लिए, 365 दिन के लिए, 2 साल के लिए, और आपको 1 साल के बाद मान के चलते वो 1,07,000 बन गया, तो वो जो ऊपर के 7,000 रुपये आपने कमाए हैं ना वो टैक्सेबल है। उसमें से आपका 2.5% TDS कट के आपको मिलेगा, है ना। लेकिन पैसा आप एफडी में ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद है शेयर मार्केट, इक्विटी, डेट, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में आपकी लाइफ सिक्योर होगी, ठीक है, वहाँ पैसा ग्रो नहीं होगा। हेल्थ इंश्योरेंस में आपकी हेल्थ सिक्योर होगी, फैमिली सिक्योर होगी। लाइफ इंश्योरेंस में आपकी फैमिली भी सिक्योर होगी, आपका पैसा भी ग्रो होगा। डिपेंड करता है कि आप कौन से प्लान में जा रहे हैं, और आपका पैसा ऊपर के इन 3 पॉइंट में 100% ग्रो होगा। म्यूचुअल फंड 500 रुपये मंथली आप अगर अगले 20 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्ट करते हैं तो आपका 1 करोड़ बन जाएगा, लेकिन कंटिन्यूटी मैटर करती है, ठीक है। अब देखो लाइफ इंश्योरेंस में मैं अगर बात करूं तो लाइफ इंश्योरेंस के बहुत सारे पॉइंट हैं जहां आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। ट्रेडिशनल प्लान, मनी बैक प्लान, टर्म इंश्योरेंस, यूनिट और पेंशन प्लान। ये हो सकता है आपको एकदम समझ में ना आए, एक बार में समझ में नहीं आए, लेकिन इंश्योरेंस क्यों होना चाहिए, किसको कहते हैं इंश्योरेंस, किसी को नॉलेज है क्या होता है, किसी को इधर किसी को पता है इंश्योरेंस क्या होता है। बीमा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, क्या होता है। हाँ जी, किधर से आवाज आई, किधर से आवाज आई, किसने बोला। तो जैसे बाइक का इंश्योरेंस होता है, अगर बाइक किसी एक्सीडेंट में खराब हो जाती है तो बाइक वाले तो वो पैसे देते हैं। हाँ बिल्कुल, वो होता है व्हीकल बीमा, ठीक है, वो होता है व्हीकल वाहन बीमा जिसको बोलते हैं। तो ऐसे ही इंश्योरेंस बहुत तरीके के होते हैं। मैं फिलहाल आपको लाइफ इंश्योरेंस बता रहा हूँ। जीवन बीमा, जीवन बीमा का मतलब है कि कभी भी किसी को अगर कुछ हो जाए तो कंपनी उसको उतना पैसा दे देगी। अब मुझे एक बात बताओ, अभी आगे एक लाइन आई थी तो मुझे बताना, कितने लोगों को 6 साल पहले जब कोविड आया था तो फ़ोन करके आया था कि फैजान तैयार हो भाई, मैं नाश्ता लेके आ रहा हूँ, तैयार हो। कितने लोगों को कोविड फ़ोन करके आया था, बता के आया था किसी को, आपको आया था किसी, हाँ भाई रेड शर्ट पीछे कोविड फ़ोन करके आया था तुम्हें, नहीं आया था ना। लेकिन कोविड में कितने लोगों की जान गई थी, बहुत लोगों की गई थी ना। तो क्या उन लोगों को पता था कि हम कल चले जाएंगे, है ना। तो अगर जब मेरा कहने का मतलब है कि बीमारियां कभी भी बताकर नहीं आती हैं और खुशियां हमेशा बताकर आती हैं। आज यहाँ पे ये सेलिब्रेशन हो रहा है, ये प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है, क्या आपको 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले पता थी कि नहीं पता थी। मेरे को 10 दिन पहले पता थी कि विवेक सर आपका ये शेड्यूल है, आप मैनेज करके पीपीटी तैयार करके आपको इतने बजे पहुँचना है ना। कल को अगर तुम्हारे घर में किसी का फैमिली फंक्शन है, कोई मैरिज है, कोई एंगेजमेंट है, तो आपको 1 हफ्ते पहले पता है कि नहीं पता है, 10 दिन पहले। तो खुशियों का माहौल तो पता है, लेकिन क्या किसी को पता है कि पल भर में क्या हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि बीमारियाँ कभी भी बताकर नहीं आती हैं, उससे हमेशा बताकर आती हैं। तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए आप लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस करा सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस होता है आपकी बीमारियों का बीमा, और लाइफ इंश्योरेंस होता है आपका जीवन का बीमा। ठीक है, में हमेशा खुशियाँ बताकर आती हैं और बीमारियाँ बताकर नहीं आती। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब हो गया कि आपने एक छोटा सा अमाउंट, लाइक आपकी एज 19 साल है, 19 साल की एज में लगभग 6-7 हज़ार रुपये का प्रीमियम आएगा जो कंपनी मुझे पैसा देगी। लेकिन कंपनी जो है इनको 10 लाख रुपये के लिए कवर कर देगी, कह रही कि हम आपको 1 साल में 10 लाख का खर्चा दे रहे हैं, लेकिन हम आपसे केवल 7,000 रुपये साल का देंगे। 7,000 रुपये साल का मतलब है मोटा मोटा 500 रुपये मंथली के आसपास, ग्राउंड फिगर में 500-600 रुपये मंथली हो गया। और हम आपको 7,000 रुपये में 10 लाख का बीमा दे रहे हैं। अगर आपको पूरे 1 साल में कभी भी मेडिकल का कोई चैलेंज आ जाए, कोई भी बीमारी आ जाए, हम आपको हॉस्पिटल में रहने का खर्चा, आईसीयू का खर्चा, आने जाने का खर्चा, डॉक्टर की फीस, एक्सरे के खर्चे, जितने भी आपके ट्रीटमेंट हो रहे हैं, सब चीज़ के खर्चे कंपनी आपको देगी। उसको आप हेल्थ इंश्योरेंस बोलते हैं। और लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं आपकी जीवन का बीमा। आप बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में 2 लाख खर्च हो गए, पैसा नहीं मिलेगा। जीवन बीमा में ये है कि अगर आप जीवित हैं, आपने कहा भाई मैं 500 रुपये मंथली अगले 10 साल तक दूँगा, ठीक है, 10 साल में आपने लगभग 60,000 रुपये दे दिया, 50,500 रुपये मंथली के हिसाब से 60,000 दे दिया। कंपनी कह रही है आप अगर 10 साल तक जीवित रहे तो हम 60,000 के आपको 1 लाख दे देंगे, और अगर आपको 10 साल से पहले कुछ भी डेथ हो गई तो हम आपको तब भी 1 लाख दे देंगे।
तो लाइफ इंश्योरेंस में कोई भी व्यक्ति कहीं नुकसान में नहीं है। अगर उसकी डेथ हो गई टाइम से पहले तो तब भी पैसा मिल जाएगा, और डेथ नहीं हुई, बंदा जिंदा है तब तक, तो तब भी पैसा मिल जाएगा। तो तब आपके भरे हुए पैसे पे आपको कंपनी ब्याज लगा के और बोनस लगा के दे देती है। ये बेनिफिट होते हैं। अब दूसरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पहले इसको आगे स्लाइड को बढ़ाने से पहले मैं चीज़ बताइए, कोई भी व्यक्ति की जब डेथ होती है अगर बीमारी की वजह से, तो कभी आपने पूछना है कि कोई व्यक्ति बुखारी से मर गया, बुखार से मरा है आज तक कोई? उल्टी दस्त से मरा है कोई व्यक्ति? कि किसी को उल्टी दस्त हुई और मर गया? कैसे मरता है कोई व्यक्ति? अगर बीमारी की वजह से मरा है तो कैसे मरता है बताइए, मुझे बताइए। बहुत महीनों से उसकी तबीयत खराब हो, हाँ, तब वो जाकर बहुत मतलब बहुत अगर किसी व्यक्ति को 5 महीने से कंटिन्यू बुखार है तो मर जाएगा वो? नहीं सर, नहीं मरेगा। आपने लेकिन कहा कि लंबे टाइम तक बीमार है, बीमारी जैसे हो जाती है। अब वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, कौन सी बीमारी? अरे सर जैसे कि कैंसर हो गया, बीपी की प्रॉब्लम है। आपने क्या बोला? ऑर्गन खराब हो जाता है। एग्जैक्ट मेरा बताने का पूछने का पर्पस है कि अगर किसी भी व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी हो जाए, कोई बड़ी बीमारी हो जाए, है ना, हमेशा व्यक्ति को एक चीज़ बताता हूँ आपको, हमने अपने बचपन में ये लाइन सुनी थी बहुत पहले, मेरे आज तक माइंड में है। हमेशा व्यक्ति को छोटी छोटी चीज़ें परेशान करती हैं, डर बड़ी चीज़ों से लगता है। कितने लोगों को हाथी ने काटा है? हाथी ने काटा है किसी ने? लेकिन हाथी तो बहुत बड़ा है ना। अब मच्छर ने किसने काटा है? सबको काटा है। काटा है, छोटी सी तो चीज़ है। मेरा बताने का मतलब ये है, बहुत ध्यान, ये बहुत गहरी बात है कि हमेशा ज़िंदगी में हमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें परेशान करती हैं, लेकिन डर हमेशा बड़ी चीज़ों से लगता है। किसी को बुखार से डर लगा है कभी? लेकिन कैंसर से डर लगता है, यस सर, हार्ट अटैक से डर लगता है, अभी मैंने बताया ऑर्गन फेलियर से डर लगता है ना, किडनी फेलियर से डर यस लगता है। सर। तो हमेशा बड़ी बीमारियों से डर लगता है, छोटी बीमारियों से डर नहीं लगता। तो हेल्थ इंश्योरेंस इसीलिए लेना चाहिए ताकि भगवान न करे फ्यूचर में कोई बड़ी बीमारी आ जाए, क्योंकि बीमारियां बताकर नहीं आती नहीं आती। ये देखो, अगर मैं ये केसेस की बात करूँ तो आज इंडिया के अंदर हर 10 में से 7.3% लोगों को डायबिटीज के केस निकल कर आ रहे हैं। आज इंडिया ऑलरेडी कैंसर कैपिटल डिक्लेयर हो चुका है। इंडिया ऑलरेडी कैंसर कैपिटल का मतलब है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर टोटल पॉपुलेशन का परसेंटेज इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा है। अगर पूरे वर्ल्ड में मान के चलते हैं 100 पेशेंट कैंसर के हैं तो 100 में से 80 इंडिया के हैं। ये आंकड़े हैं। इसीलिए इंडिया के अंदर कैंसर हॉस्पिटल्स भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। राजीव गांधी हॉस्पिटल जो है, पहले इंडिया के अंदर लगभग 40 हॉस्पिटल थे, आज वही 80 हॉस्पिटल है। ऑल ओवर इंडिया की मैं बात करूँ, क्यों? क्योंकि आंकड़े बढ़ रहे हैं। इसीलिए तो इसलिए मैं बार बार एक ही बात कहूँगा कि खुशियाँ हमेशा बताकर आती हैं और बीमारियाँ बताकर नहीं आती हैं। तो ये बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है और घर जाके भी यही बात बोलनी है, ठीक है। अब बात थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि वाई मेडिकल बिल्स मोर पेनफुल इंडिया। भारत के अंदर जो मेडिकल के खर्चे हैं वो क्यों इतने बढ़ रहे हैं या किस वजह से बढ़ रहे हैं? अगर कोई भी व्यक्ति का 100 रुपये का खर्चा हो रहा है तो इंडिया के अंदर वो व्यक्ति अपनी पॉकेट से, जिसके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, ये वो आंकड़े हैं, ठीक है। 54 रुपये 80 पैसे वो व्यक्ति अपनी जेब से खर्चा कर रहा है, ठीक है। और अभी तो आप जहांगीरपुरी में रहते हैं तो आपने जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल का नाम सुना होगा, राजीव गांधी का नाम सुना होगा, चाचा नेहरू का अपने हॉस्पिटल का नाम सुना होगा। हॉस्पिटल वालों ने भी आपको पता है अपने पैकेज बना दिए, अपने पैकेज। सर आपको कैटरेक्ट का ट्रीटमेंट कराना है, इंश्योरेंस कंपनी से तो आपको 25,000 मिलेंगे, हमारे यहाँ तो 32,000 का पैकेज है। आपको बढ़िया स्टैंडर्ड बेड पे बिठाएंगे, सामने एलईडी चल रहा होगा, नर्स आएगी, प्यार से इंजेक्शन लगाएगी, अपनी 32,000 का आपकी जेब से लगाएंगे और आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। मैं सीरियसली बताऊँ, महीने में 30 दिन में से 3 दिन, महीने में 30 दिन में से 3 दिन मेरा किसी न किसी हॉस्पिटल में चक्कर लगता है। किसी न किसी कस्टमर के लिए कह दो या अपनी खुद की विजिट के लिए कह दो, अपने पर्सनल बिजनेस को ग्रो करने के लिए कह दो। इसलिए मैं आता है आपको बताऊँ, सिर्फ मंथली इनकम और सेविंग के भरोसे रहना पड़ सकता है आपको भारी पड़ेगा। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस की आपको और ज़्यादा जानकारी लेनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस ज़रूरी है, ऐसे भी आप वहाँ बहुत सारे कंटेंट और बहुत सारी वीडियोज़ है वो देख सकते हो। ये बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं
टॉप 5 मेजर हेल्थ इशूज इन इंडिया, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, रेस्पिरेटरी डिसीज, डायबिटीज, कैंसर, मेंटल हेल्थ डिसीज। एक लाइन में आज आपको बता रहा हूँ, सब लोगों को यह भी सुन लीजिए। ठीक, आप मुझे अंदाजे से बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, किसी भी एक व्यक्ति के शरीर में कितनी बीमारियाँ हो सकती हैं? 4 से 5 सर। 4 से 5 बीमारी। आप बताओ किस 80 प्लस। चलो आप बताओ, आपको क्या लगता है किसी भी एक व्यक्ति के शरीर में कितनी बीमारियाँ हो सकती हैं? सुना था 3-4 लाख ऐसे कुछ बीमारी। आप बताओ इधर से, किसी भी एक व्यक्ति के शरीर में कितनी बीमारियाँ हो सकती हैं? पहले मेरा सेशन लिया गया तो ऑनलाइन। अच्छा, देखिए मैं आपको बताता हूँ, किसी भी एक व्यक्ति के शरीर में 2,86,390 बीमारियाँ हो सकती हैं। 2,86,390, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये WHO के आंकड़े बोल रहे हैं। ठीक है, और उन 2 लाख में से 1.5 लाख से ज़्यादा बीमारियाँ आपकी रेस्पिरेटरी डिसीज में आती हैं। रेस्पिरेटरी डिसीज बोलते हैं आपके लिवर सिस्टम या आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे रिलेटेड होते हैं, यानी कि पेट से रिलेटेड होते हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा बीमारियाँ आपकी रेस्पिरेटरी डिसीज में आती हैं। रेस्पिरेटरी डिसीज़ को मैं अगर आजकल के माहौल के हिसाब से आपको बहुत ईजी तरीके से समझाऊँ तो पिछले कई दिनों से बारिश का माहौल हो रहा है, यस सर। मौसम हो रहा है। आज भी मैं रास्ते में आ रहा था तब भी बारिश हो रही थी हल्की हल्की। ठीक है, अब वो बारिश तो यहाँ पे जांजगीरपुरी में सबके लिए हो रही है ना, Yes, मेरे लिए sir. भी हो रही है, मनीष सर के लिए भी और आपके लिए भी हो रही है। अब मौसम भी सबका बराबर है, ठीक है, लेकिन उस वेदर में एक व्यक्ति बीमार पड़ रहा है, दूसरा बीमार नहीं पड़ रहा है। क्यों? बारिश तो सबके लिए बराबर है, ओले भी बराबर गिर रहे हैं। बेटा क्यों हो रहा है ऐसा? लेकिन मम्मी भी घर के अंदर ही है, आप भी घर के अंदर ही हो, मम्मी बीमार नहीं है, आप बीमार हो रहे हो। सर खाने पीने में जो एक मिनट, ठंडा पानी मम्मी नहीं पीती। वो अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो बेचारा बच्चा ठीक बोल रहा है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो ठीक बोल रहा है। हाँ, इधर से कुछ कोई बोल रहा था। हाँ बताओ। इम्यून सिस्टम एग्जैक्टली, ये सही पॉइंट है कि हमारी बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो वर्क नहीं करता है हर किसी वेदर को। कई बार ऐसा होता है हम लोग घूमने फिरने जा रहे हैं, आउट ऑफ किसी हिल स्टेशन पे जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, अब पता चल रहा है वहाँ 2 लोग बीमार हो रहे हैं, बच्चा बीमार नहीं, बच्चा स्वस्थ है। होता है कि नहीं होता है? बिकॉज ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम। और जब वो इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है तो हमें रेस्पिरेटरी डिसीज़ होती है। ये सारी बीमारियाँ हैं जो किसी भी व्यक्ति के अंदर हो सकती हैं। और अगर इनके ट्रीटमेंट की मैं बात करूँ तो आज अगर कैंसर की मैं बात करूँ तो 2 लाख से लेकर 40 लाख तक का खर्चा है इंडिया के अंदर। और ये खर्चा है ना, ये डिपेंड करता है सिटी टू सिटी और हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल। अगर आप मैदानता जैसे हॉस्पिटल में जाओगे तो आपकी एक बार की कीमो का खर्चा 1,75,000 है। और वहीं आप करोड़ बाग के DL कपूर में जाओगे तो वहाँ 1.25 लाख है, फोर्टिस में जाओगे तो 1.25 लाख है। तो ये हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल डिपेंड करता है। और इसमें सबसे मज़े की बात ये है कि अगर वहाँ कस्टमर ट्रीटमेंट कराने मर्सिडीज से उतर रहा है तो उसका वही खर्चा जो 1.5 लाख था वो 5 लाख है, और बंदा वहीं नॉर्मल गाड़ी से जा रहा है तो उसका खर्चा वही 1.25 लाख है। क्योंकि हॉस्पिटल को भी पता है कि सामने वाला अगर मर्सिडीज से उतर रहा है तो उसकी जेब से कितना पैसा निकाल सकते हैं, राइट। तो अभी हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए हमारे कुछ पुरानी पर्ची हैं, ये फोटोज हैं जो मैंने आपको दिखाई थी, हमने दुकान जाके घर जाके बांटे हैं। ये सारे दुकानों के और घरों के फोटोज हैं जो मैंने आपको बताया था ना। अभी हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी। किसी का कुछ क्वेश्चन है, कुछ है तो मेरे को पूछ सकते हो, अदरवाइज मेरी प्रेजेंटेशन ओवर होगी। किसी को कुछ समझना है, कुछ और पूछना है? सर म्यूचुअल फंड सब कहते हैं सेव नहीं होता। अच्छा, किसने कहा? सभी बोलते हैं। कौन बोलता है? लेकिन आपने ऐड सुना म्यूचुअल फंड तो सही है। सचिन तेंदुलकर भी कह रहा है, धोनी भी कह रहा सर क्या पता है है। सर एडवर्टाइज करने के लिए बोलते हैं। चलो, आप मुझे बताइए म्यूचुअल फंड के बारे में आप क्या जानते हैं? सर पैसे से तो अब जैसे आपने बोला कि सब बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड सही नहीं है, क्यों नहीं है? रीज़न? सर क्योंकि उसमें शायद पैसे जो है वो वेस्ट चले जाते हैं, या जो सेव करते हैं वो कहीं और चले जाते हैं। अभी सर हमारे सामने एग्जांपल है। सर कितने टाइम से म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहे हो? सर 2021 से। 2021 से कर रहे हैं। 21 से लेकर अब तक पैसा ग्रो हुआ या घट गया? ये घटा तो नहीं है पर बड़ा है, पर ये मैं नहीं कहूँगा कि नहीं इकट्ठा ही बढ़ गया। बढ़ गया ना? टाइम लगता है बढ़ गया ना। अभी और कौन है यहाँ पे? गुंजन, हमारा पैसा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? इतनी ग्रोथ भी होती है, हाँ लिमिटेड ग्रोथ होती है, ग्रोथ हो रही है ना पैसे थोड़ी की? थोड़ी हो रही है एकदम। ज्योति, तुम्हारे पैसे की ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही? हो जाए। ना बहुत सारे लोग हैं। देखो म्यूचुअल फंड के अंदर आपका क्या नाम है? प्रिया। प्रिया प्रिया, आपको
प्रिया ये समझना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड में पैसा कहाँ लगाएं। बहुत सारे फंड हैं, बहुत सारे फंड की बहुत सारी स्कीम्स हैं और उन स्कीम्स के अंदर भी सब स्कीम है, ठीक है। तो आप अपना पैसा कहाँ लगा रहे हो, उस पैसे का कितना ग्रोथ जा रहा है, ये डिपेंड करता है। दूसरी चीज़, आपको कितना लॉन्ग टर्म रुक रहे हो। आप जितना लॉन्ग टर्म रुकोगे उतना आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, उतना आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। आप अगर सोच रहे हो आज मैंने पैसा लगाया, रोज़ ऑनलाइन चेक कर रहे हो, अरे 500 पे 500 एक हो गया, 500 पे बड़ी मेरे में निकाल लेती हूँ, उसमें जब आप वापसी निकालोगे तो पैसा और माइनस हो जाएगा। और सर ये अप्लाई कैसे करते हैं? जैसे हम अप्लाई तो आप हमारे थ्रू कर सकते हो, अगर आप करना चाहो तो एज ए एडवाइज़र हम आपकी पूरी हेल्प करते हैं। डॉक्यूमेंट्स कितने लगते हैं, मनी स्टार्टिंग से होती है? मिनिमम 500 पर मंथ। आप 500 रुपये पर मंथ से स्टार्ट कर सकते हो। बट बिल्कुल सेफ होता है। नहीं, मैंने ये देखा बिल्कुल सेफ होता है, तो वही चीज़ से मैं बोल रही हूँ। ये सेफ होता है, लेकिन आप कहोगे कि बिल्कुल सेफ होता है, बिल्कुल सेफ कुछ नहीं होता। बैंक में रखा हुआ आपका पैसा सेफ नहीं है। 1 साल के बाद आपको पता चलेगा, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र डूब गया था, ऐसे आपका पैसा डूब गया, बैंक लेके गायब हो गया, जमा लेके करेंगे, है ना। तो सेफ आप तो बिल्कुल सेफ की डेफिनेशन आप क्या सुनना चाह रहे हो, क्लियर करो। सर सेफ बिल्कुल, जैसे कि हमने जितना पैसा उसमें डाला है तो हमें जब हम निकालते हैं तो आपने बोला ना प्रॉफिट के साथ निकलते, तो बिल्कुल सेम टू सेम निकलना चाहिए। बिल्कुल सेम टू सेम 100% निकलेगा, लेकिन आफ्टर 5 ईयर 5 साल आपको कम से कम रुकना पड़ेगा। देखो, आप अगर इस पर नेट चल जाएगा क्या, कनेक्ट करना है, 500 रुपये मंथली इन्वेस्ट करो, ठीक है। 500 रुपये मंथली इन्वेस्ट करें, साल का कितना हुआ 6,000 हो गया। 5 साल बाद कितना हो गया 30,000 हो गया, 30,000 हो गया। 5 साल बाद अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसे हमको शिफ्ट करोगे, 5 साल बाद आप डालोगे तो 5 साल बाद आपका वो 30,000 रुपया लगभग 40 से 45,000 होगा, कितना हो जाए। ये पहले वाला ये मैं गूगल पे सर्च कर रहा हूँ, आप खुद भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अभी लिखा है मंथली इन्वेस्टमेंट, ये सबके लिए है, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये गूगल पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ लिख रहा है मंथली इन्वेस्टमेंट आपको SIP में कितनी करनी है। मान के चलते हैं यहाँ 1000 डालो, 1000 डाल दो, कर सकते हैं ना 1000 को, यहाँ पे 1000 रिटर्न। हमने 1000 रुपये इन्वेस्ट करा और यहाँ रिटर्न इसको छेड़ो में, हम ये मान के चल रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में लगभग 12% का रिटर्न आएगा। लॉन्ग टर्म में अगर आप जाओगे तो 12% का रिटर्न आएगा। अब यहाँ पे टाइम पीरियड लिखो 5 साल। अब आप समझ रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा कैसे ग्रो होता है। 5 साल ग्रो होता है। ये चेंज होगा करूँ। अब देखो, 5 साल में आपने 1000 रुपये मंथली करा, साल में 12,000 हुआ, 5 साल में 60,000 हुआ। 5 साल बाद आपके टोटल पैसे की वैल्यू हो गई 81,104 रुपये। 5 साल में कितना पैसा बढ़ा, लगभग 21,000 रुपये, ठीक है। अब मैं कुछ नहीं छेड़ूंगा, बस इसको 10 कर दो। वही 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट है, वही 12% का रिटर्न है, अब इसको 10 कर दो। 10 करते ही आपका 1,000 का मंथली के हिसाब से 10 साल में आपने 1,20 दिया, लेकिन पैसा कितना हो गया, क्यों हो गया इतना। आप पहले 5 साल में तो 21,000 बढ़े, अगले 5 साल यानी कि टोटल 10 साल में आपका 1,20 2,24 हो गया। तो मैंने क्या बोला कि आप अगर लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे, जबकि ये 12% का मैंने स्टैंडर्ड बताया। मार्केट में जब कोविड में मार्केट में पिछले 4 साल में 28% 30% तक के रिटर्न मिले, 35% तक के रिटर्न मिले। अब मैं कुछ नहीं छेड़ूंगा, इसको 10 का 15 कर दूँगा। हर 5 साल बाद का पीरियड दिखा रहा हूँ, अमाउंट भी वही है, परसेंटेज भी वही है। अब 15 करो, अब देखो ये 15 कर दिया, 1 साल 1,000 रुपये के हिसाब से 15 साल में तुम्हारा 180 गया, पैसा कितना हो गया 4,75। तो डबल का सीधा डबल हो गया, 2,24 था 4,75 हो गया। अब इसको 20 कर दो, ये 25 कर दो, 25 कर दो, 25। अगर आप 1,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट कर रहे हो अगले 25 साल तक और 12% का अगर आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल रहा है, तो 25 साल बाद आपका पैसा 3 लाख रुपये जो आपका जमा होता है 17,02,207 रुपये होता है। ऐसे लॉन्ग टर्म में ग्रो होता है, जबकि ये परसेंटेज की कैलकुलेशन 12 पे है। अब जो आपने सेफ बताया, अब उसका जवाब देता अगले 25 साल में ये परसेंटेज 12 भी जा सकती है, 17 भी जा सकती है, 18 भी जा सकती है और वापस 9-10 पे भी आ सकती है। लेकिन आपको अगर पूरे 25 साल में ऑन एवरेज देखोगे तो आपको जो रिटर्न मिलेंगे वो 12 से 15% के बीच में मिलेंगे। इसलिए हम स्टैंडर्ड जो रेट दिखाते हैं यहाँ सीधा खुल के 12 ही आया।
ये स्टैंडर्ड रेट है म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टिंग का कि 12% तो लॉन्ग टर्म में अगर आप जाओगे तो मिलना ही मिलेगा। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपका पैन कार्ड है, यस सर। तो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेक, नॉमिनी की डिटेल, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये डिटेल चाहिए। आपका म्यूचुअल फंड अकाउंट खुलता है, म्यूचुअल फंड अकाउंट खुल जाएगा। जो डेट आप बोलोगे हर महीने की, उस डेट से आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट होने लगेगा। पैसा कैश में जमा नहीं होता है, हर महीने आपके अकाउंट से कट के आपके म्यूचुअल फंड के अकाउंट में जाता रहेगा। आपको प्रॉपर कंपनी का एक एप्लीकेशन मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी, वहाँ का आप चेक कर सकते हो कौन से फंड में पैसा लग रहा है, कौन सी कंपनी में पैसा लग रहा है, कौन सी कंपनी के कौन से फंड की कौन सी स्कीम में लग रहा है। वो सब कुछ आप अपनी आंखों से ऑनलाइन देख सकते हो 24/7। और ऐसे ही पैसा निकालने का तरीका है। पैसा आज आप कह रहे हो सर मेरा पैसा 1 लाख के 1.5 लाख बन गया, मेरे को निकालना है, तो निकाल किस तरह से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। टाइम से पहले अगर आप 1 साल से पहले निकालते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। बाकी 1 साल के बाद आप कभी भी कितना भी पैसा निकाल सकते हो। ड्यूरिंग द 25 ईयर्स अगर आपका पैसा मान के चलते हैं, ये 17 लाख दिखा रहा है 25 साल में, लेकिन आपको 15 साल के बाद 2 लाख रुपये की जरूरत पड़ रही है, तो 15 साल बाद 2 लाख रुपये निकाल सकते हैं। पैसा आपका अपना है, आप 1 साल के बाद जब भी जितना मर्जी निकाल सकते हैं, वो आगे बढ़ता रहेगा। तो आपने 15 लाख नहीं, मैंने ये नहीं बोला नहीं निकाल सकते, आप 1 साल से पहले भी निकाल सकते हो, लेकिन जो उतना पैसा निकालोगे उसको 1% का डिडक्ट होकर मिलेगा। उसको एग्जिट लोड बोलते हैं, क्योंकि आप अपने पैसे से एग्जिट कर रहे हो। तो 1 साल से पहले निकालोगे तो जो कंपनी है वो आपको एग्जिट लोड कट करेगी। लेकिन 1 साल से पहले निकालने की कोई अकलबंदी नहीं है, आपका पैसा माइनस में हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। हाँ नहीं, 1 साल से पहले माइनस करें, 1 साल के बाद माइनस नहीं करें। ये रूल है। अगर आप अपने पैसे को, जैसे आपने, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपने 1000 का मंथली इन्वेस्ट करा, 10 महीने में 10,000 रुपया हो गया जो जमा करा, और वो बढ़ के 12,000 हो गया। अब आप कह रहे हो तो 11वें महीने में मेरे को इस 12,000 में से 6,000 निकालने हैं, तो आप 1 साल पूरा होने से पहले तो 6,000 निकाल रहे हो, तो उस 6,000 में से तुम्हें 1% डिडक्ट होकर मिलेगा, क्योंकि 1 साल से पहले निकाल रहे हो। 1 साल के बाद निकाल रहे हो, 12 महीने हो गए, 12,000 और बढ़ के वो 14,000 हो गए। अब उन 14,000 में से आप 7,000 निकाल रहे हो, तब नहीं कटेगा। मतलब 1 साल तक पूरा। हाँ, 1 साल से पहले आप निकालोगे तो 1% का डिडक्ट होगा, उसके बाद उसकी अमाउंट डिडक्ट हो जाएगी। और कोई सवाल? हाँ, बच्चों का भी हो जाता है, लेकिन मम्मी पापा के नाम से होगा। बच्चे नॉमिनी बन जाते हैं या अपॉइंटी बन जाते हैं, लेकिन अकाउंट जो कटेगा, जो अमाउंट वो पापा के मम्मी के नाम से ही कटेगा, क्योंकि बच्चे अभी सोर्स ऑफ अर्निंग में नहीं है, अंडर 18 है, तो बच्चों के नाम से हो जाता है। बच्चे नॉमिनी बन जाते हैं, जैसे कहते हैं ना पेरेंट्स ने बच्चों के नाम से फ्यूचर के लिए सेव कर दिया, तो वो भी हो जाता है, लेकिन पेरेंट्स के नाम से ही होता है। ठीक है ना? इधर से किसी का सवाल हो गया? भाई पूरा टाइम हो गया मेरा। तो किसी का कोई और सवाल जवाब हो तो पूछ सकते हो। हो गया तुम्हारा कोई सवाल जवाब? लग तो रहा है चेहरे से। यहाँ पे सर आए हैं, उन्होंने अपना टाइम इन्वेस्ट करा है, आप बहुत सारी चीज़ सिखाई है, मुझे भी बहुत सारी चीज़ सिखाई है। तो एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर उनको हम सम्मानित करना चाहते हैं, उसके बुलाएंगे मनीष सर को। विवेक भाई मुझे एक बिजनेस कॉल के अंदर मिले थे, और उन्होंने काफ़ी लोगों को अपने एक्सपीरियंस से, अपनी सलाह से बहुत अच्छे पैसे बनाए हैं। मैंने भी इनसे 1 करोड़ की अभी पॉलिसी ली है, और लोग सोचते नहीं हैं, वो 5 लाख की पॉलिसी लेने के लिए सोचते हैं, क्योंकि आदमी तब करता है जब अपनी वैल्यू उस लेवल पर बनाता है। जैसे आज मेरी अगर पॉकेट अलाउ करती है कि मैं कोई भी चीज़ आसानी से खरीद सकता हूँ, तो सोचने तो अगर मुझे 1 लाख 2 लाख खर्च करने सोच नहीं सकता, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था कि मुझे 500 रुपये खर्च करने में सोचना पड़ता था। उसके लिए मेहनत करी, स्किल पे काम किया, डेवलप किया, और मैं बार बार चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने स्किल पर डेवलप करके अपने लेवल पर अचीव करें। तो सबसे पहले तो सर ये आपके लिए, और ये गैस ऑफर का सर्टिफिकेट। बाकी विवेक सर एक सोशल मीडिया ट्रेनर है, हज़ारों लोगों को सोशल मीडिया की ट्रेनिंग देते हैं, प्लस में ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, MBA इन्होंने किया हुआ है, अपनी फील्ड के अंदर इन्होंने मास्टरी कर रखी है। बहुत टाइट शेड्यूल होने के बावजूद मेरे कहने पर यहाँ पर आ गए। थैंक यू सर। अभी मैंने इनसे मुझे 2 चीज़ और करवानी है। 1 करोड़ की अपनी जो बात होगी, नहीं वो तो अलग है, अच्छा एक्सेंटर वाला, अच्छा आप ये कराना है। तो एक आपको शायद उन्होंने सर ने आपने बताया इनको टी वाला, मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी बता दूँ, शॉर्ट में बात खत्म करता हूँ। नहीं मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, समझ जाएंगे।
आपको शायद लास्ट टाइम एक मैंने स्टोरी बताई थी या नहीं बताई मुझे याद नहीं है, बस इतना मालूम है कि मेरे एक बहुत पुराने मित्र हुआ करते थे, मेरे पार्टनर थे जिनका नाम दिनेश सर था, और वो 2018 में अचानक उनको बोन कैंसर हुआ और 3 महीने के अंदर ख़त्म हो गए। लेकिन उस समय की स्थिति मेरी भी अलग थी और उनकी भी अलग थी, हम लोग बिल्कुल सिमिलर मझदार में घूम रहे थे। तो उससे पहले 2016 की बात है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में, ध्यान रखो जिसमें आपने जिनके भी अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा में, मम्मी के पापा के, भगवान ना करे ऐसा अमाउंट हमें मिले, लेकिन आपको बताऊँ बैंक ऑफ बड़ौदा में 342 रुपये का एक पॉलिसी चलती है वहाँ पर। तो क्या था वो एक पर्सनल एक्सीडेंटल भी है और दूसरा क्या था सरकारी होती हाँ, तो एक पर्सनल एक्सीडेंटल और एक और है उसका नाम जिसमें मतलब डेथ होती है ना, टर्मिनल इंश्योरेंस और पर्सनल एक्सीडेंटल दोनों मिलाकर 342 रुपये पूरे साल की, साल में केवल एक बार अमाउंट देना होता है। तो वो मैंने दे दिया। मैंने अपने दोस्त को बोला कि भाई मेरी तो चल रही थी, मैंने अपने दोस्त को समझा भाई तू भी कर ले। वो कह रहा बेकार की चीज़ है यार, मुझे नहीं करना, ये पैसे खराब करने वाली चीज़ है, कुछ होता था कुछ नहीं, नाम मिलते हैं। मैं कहा भर दे यार। तो मैंने, अब वो मेरा दोस्त था तो मैंने उससे जिद करके कहा तू समझ ले मेरे ऊपर तो खर्च कर दिया। मैं मान लीजिए ठीक है यार आप कह रहे हो तो मैं आपके ऊपर कर रहा हूँ, टिकट डाल दिया, पैसे अपने आप कर दिया। दूसरा साल आया, मेरे तो आज तक कट रहे हैं, दूसरे साल उसके पैसे कट गए। लेकिन दूसरे साल मतलब 18 के अंदर 2018 में वो एक्सपायर कर गया अचानक। अब 342 रुपये जो उसके दूसरी बार जो कटे थे, तो उनकी डेथ के बाद उनकी फैमिली पर आज भी वो उनकी वाइफ किराए पर है। लेकिन स्थिति बता रहा हूँ आपको, उस समय जैसे उनकी डेथ हुई तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन और ख़त्म नीचे। उनकी वाइफ कोई पढ़ी लिखी थी, जॉब दिलाने की हम बहुत कोशिश कर रहे थे। उनकी वाइफ एक छोटी सी बच्ची थी उस समय जब वो डेथ हुई थी उनकी, और उनकी वाइफ प्रेगनेंट थी 7 महीने की। उनके 2 महीने बाद उनकी डेथ के 2 महीने बाद एक बेबी और होना था। ऐसी क्रिटिकल कंडीशन के अंदर जो उन्होंने 342 रुपये जो दिए थे, उस ज्ञापन की फैमिली थोड़ा भाग दौड़ करी तो 2 लाख रुपये उनको बैंक से मिले। भरा कितना था? 342। चलो पहले साल का मिला लेते हैं 600, 700 रुपये भर गया। 700 रुपये में क्या मिला? 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपये का उन्होंने क्या करा, जिस जगह उन्होंने फिर एक सिक्योरिटी पे एक मकान लिया, फ्लोर लिया, आज भी वो उसी फ्लोर पे ही है, किराया नहीं देना पड़ रहा। समझ रहे हो? स्मार्ट माइंड। नहीं तो आज की डेट में अगर एक बंदा 2018 और अब लगभग 8 साल हो गए है ना, 1 साल में ही 5,000 रुपये किराया लगा कर चलते हो तो 60,000 बनता है। तो समझो लगभग 5-6 लाख रुपये उनके लग जाते खाली किराए पर और मिलता कुछ नहीं। आज वो सिक्योरिटी पे हैं, हालांकि फैक्ट्री में काम कर रही है, स्थिति बहुत ख़राब है, पहले से ठीक है, लेकिन समझ रहे हो छोटी छोटी पॉल्स है, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट अपने आप को प्रोटेक्शन आपको कहाँ बचा सकते हैं। तो सर से मुझे जो करवानी थी, मैंने ट्राई तो तीनों करी थी। 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस वो मेरा हो चुका है। 1 करोड़ का टर्म प्लान जिसमें किसी भी तरीके से डेथ होती है, नॉर्मल डेथ होती है, बीमार डेथ होती है तो 1 करोड़ मिलेगा। भगवान ना करे एक्सीडेंट से डेथ होती है तो 2.25 करोड़ रुपये थे, 2.25 करोड़ रुपये थे। हाँ, और तीसरा जो करवाना था एक्सीडेंटल, एक्सीडेंट के कारण किसी भी कारण डेथ हो जाती है तो उससे भी 1 करोड़ मिलता। तो वो मेरे बताया ना मेरा एक्सीडेंट हो गया था पाँव में, तो कुछ मेडिकल चीज़ों को लेकर, कुछ मेरी हेल्थ इशू को लेकर वो दो पॉलिसी कैंसिल हो गई और मैंने उसका 2.5 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट किया था तो तुरंत वापस भी आ गया मेरे पास में। तो मैं फिर दोबारा इन्वेस्ट करूँगा। तो अपनी वैल्यू बढ़ाओ। जिस दिन आप कहोगे ना कि भगवान ना करे मुझे कुछ ऐसा हो या मेरी फैमिली का प्रोटेक्शन हो जाए, तो मेरी वैल्यू 1 करोड़ की होनी चाहिए। तो उसको बनाने के लिए भी आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हम ये थोड़ी करें कि आप अभी कर लो, एटलीस्ट पता तो होना चाहिए यार कि SIP क्या है। तनिष्का आज बात करेगी सर से एक SIP और चालू करवानी है, तो सर से एक SIP और चालू करनी है क्योंकि उसका एक अकाउंट 18 साल से ऊपर हो गया था तो थोड़ा लॉग आउट हो गया, तो दोबारा इन करना है। तो सर से मुझे कुछ चीज़ें करवानी है। आपने जो नॉलेज दी एटलीस्ट पता होना चाहिए कि अमीर बनने का रास्ता कुछ और भी है। खाली गुल्लक में पैसे डाल के 500 पैसे रहने वाले हैं, उसकी वैल्यू बल्कि और GDP के हिसाब से कम हो जाएगी। तो GDP को पता होना चाहिए। GDP क्या पता है ना, GDP क्या होती है? सरकार की इन्फ्लेशन रेट होती है। हर साल महंगाई बढ़ रही है, अगर वो पैसे अगर आपने तिजोरी में रख दिए हैं तो उसकी वैल्यू कम होगी, ज़्यादा होगी? कम होगी। लेकिन अगर आपने वही पैसा 500 रुपये आपने कहीं इन्वेस्ट किया होता तो उसकी वो वैल्यू बढ़ रही होती। तो वो सारे स्मार्टली हम लोग क्यों ग्रो कर रहे हैं? क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ऐसे मेंटर जो लेके आते हैं, हम यही चाहते हैं कि आप अपनी अच्छी नॉलेज हो, अपनी फैमिली में बताओ, दोस्तों को बताओ कि मार्केट में यार ऐसी ऐसी ट्रेनिंग होती है जिससे आप ग्रो कर सकते हो। तो इस ट्रेनिंग के लिए थैंक यू सर। अगेन